तो हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि हमारा सिलेक्शन निश्चित हो सके, कम समय में हम जल्द से जल्द सिलेक्शन कैसे ले सकें, इन हमें क्या रणनीति रहनी चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो सके। और काफ़ी बार आपने देखा होगा आपके पड़ोस में या आपके गांव में काफ़ी ऐसे होंगे जो 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे होंगे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आखिर क्या वजह रह रही है, क्यों नहीं हो पा रहा सिलेक्शन और कैसे होगा सिलेक्शन, आज हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और जो बच्चे अभी 12th पास कर किए हैं या फिर अभी 12th में हैं और आगे क्या करना चाहिए, कैसे हम तैयारी करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन निश्चित हो सके, तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि जो कुछ पहले से कुछ होता है या फिर कहीं सेलेक्ट होता है या जिसने एग्ज़ाम क्लियर किए होते हैं, लोग उसी को सुनते हैं, ज़्यादातर उसी को सुनते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। तो मैं अपनी बता दूं, मैं दिल्ली पुलिस 2024 में सेलेक्टेड हूं और 1 जुलाई को ज्वाइनिंग है मेरी। तो उससे पहले भी मैंने कई एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने ट्वेल्थ के बाद ऐसा था, 12th के बाद मैं मुझे तो ऐसा कुछ ज्ञान नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, क्या करूं, सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे होती है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। मेरे भैया हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उस एयरफोर्स, स्टार्टिंग में मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था। एयरफोर्स के बारे में उन्होंने बताया था कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें इंग्लिश वगैरह आती है, तो इसकी तैयारी कर, तेरे लिए सही रहेगी ये। तो मैंने देखा उसका सिलेबस वगैरह सब चीज़ देखी, उसमें इंग्लिश थी। तो मुझे इंग्लिश से डर लगता था कि इंग्लिश कैसे होगी, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हिंदी माध्यम से बिलोंग करता हूँ। हिंदी माध्यम से मैंने अपनी 12th पास की है। तो इंग्लिश पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, तो इंग्लिश में मैं ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए मैं कहा चलो ठीक है। मैंने फिर एयरफोर्स के एग्ज़ाम की तैयारी की। उसमें स्टार्टिंग था, वो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, उसमें मैंने तैयारी की, इंग्लिश भी मैंने पढ़ी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि 30 नंबर की तो उसमें होती है रागा, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके होती है। उसके बाद उसमें 20 नंबर की इंग्लिश होती है, उसमें क्वालिफाई करना होता है। उसमें 10 नंबर पे इंग्लिश में 10 नंबर पे क्वालिफाई होते हैं, तब जाके वो एग्ज़ाम पास होता है। तो उसमें मेरे रागा में अच्छे खासे नंबर थे और उसमें इंग्लिश में मेरे 9 पॉइंट कुछ नंबर थे, जिससे कि मैं उसमें डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो वो मेरा पहला एग्ज़ाम था। तो इतना स्ट्रेस भी नहीं लिया कि इंग्लिश नहीं आती है, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने देखा कि गांव से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैं, तो गांव में ये सब था कि बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, तो मैं भी बस आर्मी की तैयारी के लिए स्टार्टिंग से मैंने आर्मी की तैयारी की। 2-3 साल मैंने तैयारी की आर्मी की। तो 2021 में फिर साथ साथ में पढ़ाई भी करता था थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा पर पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं था कि मैं पढ़ाई कर सकूं, बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बस ऐसे ही था। और बस रेस पर ज़्यादा ध्यान रहता था। तो 2021 में फिर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आया। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया, तब उस टाइम पे 100 मार्क का होता था। मेरा वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ 2021 में, पर इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं थे मेरे कि जो मैं फ़ाइनल सिलेक्शन ले सकूं। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया 2021 में, तो मैंने देखा, बहुत खुशी हुई कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है। जब इतनी ज़्यादा नॉलेज में नहीं थी कि कट ऑफ वगैरह, इसकी कट ऑफ का भी कुछ हो रहता है कि फिजिकल की कट ऑफ अलग लगती है, मेडिकल की अलग लगती है और फाइनल कट ऑफ अलग होती है, इतना कुछ नॉलेज नहीं थी। मुझे बस ये था कि अरे इसमें सिलेक्शन होगा, अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि फाइनल में मैं फिजिकली दे पाया था उसका बस, तो मैं उसमें मेडिकल के लिए मेरा नाम नहीं आया और मैं उसमें बाहर हो गया। उसके बाद फिर मैंने 2022 में फिर दोबारा एसएससी जीडी की आई, उसका मैंने एग्ज़ाम दिया फिर से, पर उसकी मैंने तैयारी की, प्रिपरेशन की। और उसमें मैं बाहर हो गया था, फिजिकल दे दिया था मैंने, फाइनल मेरिट से आउट हो गया था मैं। तो 2022 में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर एक सीआईएसएफ फायरमैन की आई थी। सीआईएसएफ फायरमैन में मेरे 90 मार्क्स थे, तो मुझे लगा कि भाई इसमें तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि 90 मार्क्स हैं
और इसमें तो पक्का होना चाहिए। तो उसमें भी देखा उसकी 96 के अप्रोक्स कट ऑफ गई थी, तो उसमें भी मेरा नहीं हो पाया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि भाई कैसे होगा, मेरा होगा भी नहीं होगा सिलेक्शन, आखिर क्या होगा। तो फिर दिल्ली पुलिस की आई है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2024 वाली, ये 2023 में आई थी। तो इसका मैंने एग्ज़ाम दिया, तो इसमें मैं सेलेक्ट हो गया और फिजिकल वगैरह सब इसका 31 दिसंबर को रिजल्ट आया था। हाँ, 31 दिसंबर को रिजल्ट आया था। तो मुझे पता लगा इसके फिजिकल काफ़ी जल्दी होने वाले हैं। तो मैं 10-12 दिन रनिंग की थी सिर्फ मैंने। उससे पहले मैं रनिंग वनिंग बंद कर दी थी मैंने सब कुछ। रनिंग में इतना कुछ टाइमिंग वाइमिंग नहीं आ रही थी। तो मैंने रनिंग 10-12 दिन ऐसी की थी, क्योंकि मैंने पहले रनिंग करे हुआ था, पहले रनिंग मेरी अच्छी थी, तो इस वजह से मेरी रनिंग भी क्वालिफाई हो गई और फिजिकल मैंने पास कर दिया दे। और उसके बाद मेरा मेडिकल हो गया, मेडिकल भी फिट हो गया मैं, तो दिल्ली पुलिस में फाइनल सेलेक्ट हो गया। तो इससे एक सीख और मिलती है कि भाई कहीं हमारा कोई एक एग्ज़ाम नहीं निकल पाता, हम एक भर्ती में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, हम आउट हो जाते हैं, हमारा किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो बच्चे निराश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और हताश हो जाते हैं कि अब हमारा होगा या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बस आप मेहनत करते रहें तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, एक दिन ज़रूर निश्चित होगा सिलेक्शन। बस आप मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें अच्छे से। कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं हम कुछ भी सीखते हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं वो काम आता है कुछ ना कुछ। जैसे मेरी रनिंग थी, मैं रनिंग करता था तो मेरी रनिंग यहाँ पे काम आ गई 10-12 दिन में, वरना कोई रनिंग क्वालिफाई नहीं कर सकता कि 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में मार दे 10 दिन में, 10-12 दिन में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैं पहले से रनिंग किया हुआ था तो मेरी क्वालिफाई होगी, वरना नहीं हो पाती। तो इसके बाद मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया। उसमें भी मेरे यही जो री एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया, उसमें मेरे 236 मार्क्स बैठ रहे थे। और उसके बाद मैंने एक यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का और दिया था। उसमें मेरे 129 यानी 129 क्वेश्चन मेरे सही हैं उसमें। अभी उसका रिजल्ट वगैरह नहीं आया कुछ भी। तो आगे अब हम बात करेंगे कि हम क्या हमारी तैयारी रहनी चाहिए, किस तरीके से हम तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, आप कभी भी किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई मत कीजिए। आप हमेशा सब्जेक्ट को टारगेट करना, सब्जेक्ट को टारगेट करके अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। जब आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई करते हैं तो इसमें इधर उधर कभी ये एग्ज़ाम आ गया, कभी वो एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम तो भर्ती कभी किसी की आती रहती है, तो उसमें आप भटक जाते हैं। इसलिए आप जो है किसी सब्जेक्ट को टारगेट करके, अगर आप सब्जेक्ट को टारगेट करके पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। पर आजकल जो है क्या है, भटका बहुत ज़्यादा है, आजकल भटके हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन का बता रहा हूँ, और पहले तो ऑफलाइन था। ऑफलाइन में एक ही टीचर पर डिपेंड रहते थे, हम इधर उधर कोचिंग करने चले गए, कभी एक टीचर पर डिपेंड रहते थे। तो अब ऑनलाइन, जब से ऑनलाइन आ गया है तो ऑनलाइन में काफ़ी अच्छी सुविधा है। बस ऑनलाइन में ये है कि भटकाव ज़्यादा हो गया है, टीचर को हम सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपको करना क्या है, देखो, सबसे पहले तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता। कोई भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एवरेज बच्चे के बता रहा हूँ, कोई एवरेज बच्चा, सबसे पहले सिलेबस, हर किसी को सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो सिलेबस के लिए हमें एक अच्छे टीचर को सिलेक्ट करना होता है। टीचर का जब तक हम चयन नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम ऑनलाइन में ऐसा होता है कि हम उस टीचर से पढ़ लिए, इस टीचर से पढ़ लिए, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि टीचर ही, हमारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि हम टीचर ही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, कभी किसी की क्लास ले ली, कभी किसी की क्लास ले ली, ऐसे करते हैं ज़्यादातर। तो ये सब नहीं करना है हमें। सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है टीचर को सेलेक्ट करना, हम किस टीचर से पढ़ें। क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी सारे टीचर हैं, सब अपने सबके अलग अलग कंटेंट हैं, और जो भी या ऑफलाइन कर पढ़ रहे थे ही, आप कैसे भी पढ़ रहे थे, बस आपको सिलेक्शन करना होता है अच्छे टीचर का। तो हम और एक ये चीज़ और देखनी है कि हम टीचर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमें अपडेटेड कंटेंट दे रहा है या नहीं, या फिर हमें पुराना वही घिसा पिटा हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से भी ये भी हमारे सिलेक्शन में नुकसान होता है कि हम टीचर का चयन नहीं कर पाते हैं और हम पुराना ही घिसा पिटा पढ़ते रहते हैं। तो अपडेटेड कंटेंट पढ़ना चाहिए। अपडेटेड कंटेंट कोई ऐसा टीचर देखिए जिससे
जिससे कि ये नहीं है कि जैसे हमने मान के चलिए एक टीचर की क्लास देखी, एक उसका हमें कुछ परसेंट, एक तो होता कि हमें उसका कुछ परसेंट समझ में आया और एक होता कि सारा ही समझ में आ गया। तो जिसका हमें सारा समझ में आ रहा तो हम उसी पर डिपेंड हो जाएं, फिर जो हमें वो पढ़ाए सिर्फ हमें वही कुछ पढ़ना, उन्हें ही फॉलो करना है। और एक होता है कि हमें कुछ परसेंट समझ में आना तो हमें दूसरे टीचर की ओर रुख करना चाहिए, कि हमें अब किसी दूसरे टीचर की ओर देखना चाहिए कि हमें इससे कुछ परसेंट समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो दूसरा टीचर देखना चाहिए अपने लिए, जो जिससे हम कंफर्टेबल हों, उस टीचर से हम, जिस टीचर से हम पढ़ सकें, कंफर्टेबल हों, उस टीचर से हमें पढ़ना चाहिए। आप देखिए, अब आप अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स देखिए कि हम किस टीचर से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, हमें किस टीचर का समझ में आ रहा है, उसी हिसाब से अपने हिसाब से चयन कीजिए कि हमें इस टीचर से हमें अच्छा समझ में आ रहा तो हमें इस टीचर से पढ़ना चाहिए। तो उनका पढ़ने के बाद अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, उनसे सिलेबस कंप्लीट करने और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमें मॉक टेस्ट देने होते हैं, उनका रिवीजन करना होता है। और मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात और ये कि मॉक टेस्ट जो दें हम, ये नहीं है कि जिस टीचर से हमने पढ़ा है उसी के मॉक टेस्ट दें, उनके मॉक टेस्ट तो दें ही, लेकिन अलग प्लेटफॉर्म और जो हैं उनके भी मॉक टेस्ट दें। क्योंकि अगर आप जो है जिस टीचर से पढ़े हों उसी के मॉक टेस्ट दोगे तो इसमें आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि आपका तो ये है कि जो उन्होंने पढ़ाया उसी उसी से आ जाएगा, तो आपका स्कोर तो वैसे भी अच्छा होगा, तो ये चीज़ भी, इस चीज़ से भी नुकसान हो सकता है। इसलिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग मॉक टेस्ट दें। तो ये मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं, जो भी आपने पढ़ा है बुक देखें, जो भी बुक हैं उनमें से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप देखें कि हमसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। इसमें जो सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाते हैं ये होते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसका रिवीजन करना, रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस करना। ये प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट ये कंटिन्यू चलते रहने चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। और जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, और एक ये रहता है मिनी मॉक काफ़ी अच्छे होते हैं, मिनी मॉक दीजिए आप। मिनी मॉक से आपकी स्पीड भी मेंटेनेंस होगी, और इस मॉक का ये फ़ायदा होता है कि आप स्पीड मेंटेनेंस कर सकते हैं और अपनी स्पीड लगातार बरकरार रख सकते हैं। तो बस यही कहना था, और आगे आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।